मैं तुफैल हूँ, एक आम सा आदमी, जैसे हर शहर के दफ्तर में एक छोटे कमरे में बैठा क्लर्क होता है। मैं भी वैसा ही था। तनख्वाह थोड़ी, ख्वाहिशें बहुत, लेकिन दिल मुतमईन था क्योंकि मैं मेहनत से कमाता था, हलाल खाता था और हलाल ही अपने घर लाता था। मेरी ज़िंदगी एक ही दायरे में घूमती थी, दफ्तर, घर और बीवी। मेरे यहाँ शादी के 8 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया। मैंने उसका नाम रखा हसनैन। मेरे लिए वो सिर्फ बेटा नहीं था, मेरी दुआओं का हासिल था, मेरी उम्मीदों का चिराग था। जिस दिन वो पैदा हुआ मैं सारी रात अस्पताल के बाहर टहलता रहा। जब नर्स ने आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, तो मेरे कदम ज़मीन पर न टिकते थे। मैंने सोचा मेरे दिन बदलेंगे। बेटा बड़ा होने लगा तो मेरे ख्वाब भी बड़े होने लगे। सुबह ऑफिस, शाम ट्यूशन, हफ्ते के आखिर में पार्ट टाइम काम। मैंने हसनैन की तालीम पर सब कुछ लगा दिया। अपना आराम, अपनी ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें सब कुर्बान की। मेरे लिए बस एक ही चीज़ ज़रूरी थी, मेरे बेटे का मुस्तकबिल। मेरी बीवी कहती थी, तुफैल, कभी अपने लिए भी कुछ सोचा करो। मैं हंसता था, मेरे लिए हसनैन ही सब कुछ है। वो स्कूल गया, कॉलेज पहुंचा, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो मैंने खुशी से आंखें भर लीं। गांव छोड़ा, शहर भेजा, किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। मैंने खुद उसके साथ जाकर सारा बंदोबस्त किया। वापसी पर दिल जैसे खाली खाली सा था, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ भी। कुछ माह गुजरे। एक दिन हसनैन ने फ़ोन किया। आवाज़ में कुछ झिझक थी। अब्बा, एक बात कहनी है। मैंने कहा, बेटा खुलकर बात करो, कुछ छुपाना मत। उसने आहिस्ता से कहा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, नेहा नाम है उसका। मैं खामोश हो गया। फिर पूछा, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? जी अब्बा, लेकिन वो एक अमीर घराने से है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटा, अगर तुम खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा दिल तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। काश मैं जानता होता कि खुशहाली का मतलब सिर्फ दौलत नहीं होता। कुछ दिन बाद नेहा से बात हुई, माँ बाप से बात हुई, लेकिन नेहा के घर वाले तैयार न थे। वो कहते थे, हम अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में नहीं कर सकते। नेहा उनकी इकलौती बेटी थी, और जैसा कि अमीर लोग सोचते हैं, वो चाहते थे कि उनकी बेटी का शौहर भी वैसा ही रुतबा रखता हो। लेकिन नेहा बज़िद थी, हसनैन पर मन बिटी थी। फिर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। मेरी ज़िंदगी का वाहिद सहारा मैं टूट गया। मेरी ज़िंदगी का सहारा चला गया। मैं अकेला रह गया। हसनैन और नेहा तदफीन के लिए गाँव आए। नेहा ने पहली बार मेरा घर देखा। छोटा सा मकान, कच्चे फर्श, एक पंखा जो गर्मी में भी गर्म हवा देता था। उसकी आंखों में नापसंदीदगी साफ झलक रही थी। फिर एक दिन हसनैन ने आकर कहा, अब्बा, नेहा शादी के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। मैंने कहा, क्या शर्त है? कि हम गांव छोड़ देंगे और हमेशा के लिए शहर में रहेंगे। मैंने कहा, बेटा, हमारे पास गांव में है ही क्या, एक छोटा सा घर जो अब खाली हो चुका है। अगर नेहा तुम्हें खुश रखेगी तो मैं ये सब छोड़ने को तैयार हूँ। शादी के बाद ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। मैं तुफैल शहर आ गया। गांव का वो छोटा सा घर, वो पुराना सेहन, मेरी बीवी की कब्र, सब कुछ पीछे रह गया। हसनैन ने कहा था कि शहर में सब बेहतर होगा, सब नया होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उस नएपन ने मुझे पुराना माना जाएगा। शहर में दाखिल होते ही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ वक्त बहुत तेज़ चलता है। नेहा का घर एक बहुत बड़ी कोठी थी। गेट से अंदर दाखिल होते ही दो तरफा लॉन, दरमियान में संगमरमर का रास्ता, और आखिर में शीशे जैसे चमकते दरवाजे। दरवाज़ा खुद बखुद खुला। नौकर ने बैग मेरे हाथ से ले लिया और खामोशी से अंदर की तरफ चल दिया। मेरे लिए ऊपर की मंजिल का एक कमरा महसूस किया गया था। नेहा ने सीधा कुछ न कहा, मगर आंखों में साफ था कि मैं सिर्फ एक मजबूरी हूँ जो उस शादी के साथ बांधी गई है। पहले दिन मुझे खाने की मेज़ पर बुलाया गया, मगर बैठने से पहले ही नेहा के वालिद अंदर आ गए। उन्होंने हसनैन को एक तरफ ले जाकर कहा, देखो, तुम्हारे वालिद हमारे मेहमान हैं, लेकिन मेहमान हमेशा के लिए नहीं रहते। मैंने ये जुमला सुन लिया, मगर खामोश रहा। 2 दिन बाद मेरा खाना मेरे कमरे में आने लगा। नेहा ने बाकायदा कह दिया कि उनके पापा को ये पसंद नहीं कि मैं सबके साथ बैठकर खाऊं। चंद दिन बाद हसनैन ने अपनी नौकरी शुरू की। नेहा के वालिद ने उसे अपने कारोबार में शामिल कर लिया।
सुबह वो दोनों निकलते, शाम को वापस आते। मैं ज़्यादा वक्त अकेला रहता, बस कभी कभार लॉन में बैठकर अखबार पढ़ लेता या पुरानी फाइलें खोल के बेमकसद देखता। नौकर मेरी चाय और खाना वक्त पर दे जाते, मगर बात करने वाला कोई न था। एक दिन हसनैन देर से आया। मैंने पूछा, आज ताख़ीर क्यों हो गई? वो बोला, अब्बा, नेहा का ऑफिस का एक फंक्शन था, मैं उसके साथ चला गया था। मैंने सर हिला दिया। मेरे लिए कोई काम न था, वक्त काटना था। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। एक दिन नेहा ने घर में एक दावत रखी। शहर के बड़े लोग आए। मैंने सोचा शायद मुझे भी बुलाया जाएगा, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। नौकर ने कहा, बीबी साहिबा ने कहा है आपको शोर से तकलीफ़ होगी। मैंने पहली बार खुद को कैदी महसूस किया। दावत ख़त्म हुई तो हसनैन आया। मैंने कहा, बेटा, अगर मेरा वजूद शर्मिंदगी है तो मुझे बता दो, मैं गांव वापस चला जाऊंगा। उसने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। ऐसा मत कहिए अब्बा, मैं सब संभाल लूँगा। एक दिन शाम को मैंने नेहा को ड्राइंग रूम में मेहमानों से बात करते सुना। वो हंसकर कह रही थी, हमारे यहाँ तो अब बस इतनी तकलीफ़ है कि एक बुजुर्ग साथ रह रहे हैं। मैं आहिस्ता से लौट आया, कमरे में जाकर बैठ गया। दिल कुछ थक सा गया था। चंद दिन बाद हसनैन मेरे पास आया। हाथ में एक लिफाफा था। अब्बा, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। मैंने खोला, उसमें एक मोबाइल फ़ोन और एक नया सूट था। बेटा, तुम ये सब क्यों ला रहे हो? आप हमारे लिए बहुत अहम है, बस हम चाहते हैं कि आप खुश रहें। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। तोहफे अच्छी बात है, लेकिन सलूक सब कुछ होता है। एक दिन हसनैन मुझे शहर घुमाने ले गया। गाड़ी में बैठे हमने एक शॉपिंग मॉल देखा, पार्क में कुछ वक्त गुजारा और वापस आ गए। शायद वो चाहता था मैं खुश रहूं, लेकिन मेरे दिल में एक खला था जो बढ़ता जा रहा था। एक रोज़ नेहा ने हसनैन को साथ बिठाकर कहा, अब हमें ये सोचना है कि अपनी फैमिली को कैसे आगे लेकर जाना है। मैंने सुना और समझा, ये बात मेरे बारे में नहीं, किसी आने वाले बच्चे के बारे में है। लेकिन वक्त गुजरता गया और नेहा की मसरूफियात बढ़ती गई। हसनैन के साथ उसके ताल्लुकात में सर्द मोहरी आने लगी। एक दिन मैंने उसे डांटते सुना, तुम हमेशा अपने अब्बा के पास जाकर बैठते हो, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है या उनकी? उस दिन पहली बार हसनैन चुप हो गया। उसके चेहरे पर उलझन थी। अगली सुबह हसनैन देर से जागा। नाश्ते पर आया तो कुछ परेशान लगा। मैंने पूछा, खैर तो है बेटा? वो बोला, बस अब्बा, कभी कभी लगता है सब कुछ पाकर भी कुछ खो गया हूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, कभी कभी जो कुछ हम हासिल करते हैं वो हमें बहुत देर से समझ आता है कि वह हमारी असल नहीं थी। कोठी में रहते हुए 6 महीने गुजर चुके थे। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें वाजिया होने लगी। सबसे पहली बात यह थी कि नेहा के घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक मजबूरी की थी। मैं ना मेहमान था, ना बुजुर्ग, ना ही ससुर। मैं बस एक पुराना आदमी था जो नेहा के बर्दाश्त के दायरे में बमुश्किल आता था। नेहा के वालिद का रवैया सख्त था, लेकिन खामोश। वो कभी बराह रास्त कुछ न कहते, बस उनकी आंखों में एक सवाल हर वक्त मौजूद होता, ये यहाँ क्यों है? हसनैन की ज़िंदगी अब एक कंपनी के हिस्से जैसी हो गई थी। वो शौहर कम, मैनेजर ज़्यादा लगता था। सुबह निकलना, शाम देर से लौटना, फिर नेहा के साथ वक्त गुजारना, और उन सब के बीच कहीं मैं आता था। 2 हफ्ते बाद हसनैन ने बताया, किसी कंपनी में बाकायदा अब शराकतदारी मिल गई है। अब्बा, अब मैं पार्टनर बन गया हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मगर यह खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। वो अंदर ही अंदर कुछ खो रहा था। मैं समझ रहा था। एक दिन दफ्तर से वापसी पर वो मेरे पास आकर बैठा। अब्बा, मुझे अक्सर नींद नहीं आती। नेहा के साथ भी ज़्यादा बात नहीं होती। घर में लगता है जैसे सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं। मैंने कहा, बेटा, अगर दिल में खालीपन हो तो महल में भी तन्हाई लगती है। वो हंसने की कोशिश करता, मगर उस हंसी में सिर्फ थकन थी। उस कोठी के अंदर सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं। नौकर थे, खिदमत थी, सहूलतें थीं, मगर मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून का फुकदान था। नेहा और उसका बाप जैसे हर वक्त ये जिताने पर तुले थे कि हम उनके रहमो करम पर हैं। 8 साल गुजर गए। वक्त के साथ चीज़ें बदलती गईं, लेकिन कुछ सच वैसे के वैसे रहे। हसनैन और नेहा की शादी को 8 बरस हो चुके थे, मगर उनकी गोद हनूज खाली थी। घर के कमरे भरे हुए थे, अलमारियां कीमती कपड़ों से भरी थीं, मगर गोद में सिर्फ खामोशी थी। शुरू के 2-3 साल किसी ने कुछ न कहा।
سب نے یہی سوچا ابھی نئے ہیں، وقت آنے پر سب ہو جائے گا۔ لیکن چوتھے سال کے بعد سوال بننے لگے۔ رشتہ دار، مہمان، آفس کے ساتھی سب پوچھنے لگے، بھائی کوئی خوشخبری نہیں آئی ابھی تک؟ حسنین ہمیشہ مسکرا کر ٹال دیتا، اللہ بہتر جانتا ہے، سب وقت پر ہوگا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹنے لگا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا، چپ چاپ نظریں جھکائے۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے بیٹا؟ وہ بولا، ابا نیہا سے بات کی تھی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوگا تو تمہیں ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ کیا کرتا ابا؟ وہ برا مان گئی، 2 دن تک بات ہی نہیں کی۔ چند دن بعد نیہا کے والد نے حسنین کو بلایا۔ ہماری فیملی میں کبھی کسی کو ایسا مسئلہ نہیں ہوا، تم اگر کسی ٹیسٹ کی بات کرو گی تو سمجھو ہمیں شک ہے تم پر۔ حسنین نے خاموشی سے بات سنی اور پلٹ آیا۔ اب ہر بار جب وہ نیہا سے علاج کی بات کرتا وہ تلخ ہو جاتی۔ میں تمہاری طرح کمزور نہیں ہوں جو ہر چیز کا علاج ڈھونڈے، جو نصیب میں ہے وہ ہوگا۔ کچھ دن بعد حسنین نے بغیر بتائے خود کے کچھ ٹیسٹ کروائے، رپورٹس بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے یہ رپورٹس نیہا کو دکھائیں اور نرمی سے کہا، بس تم بھی چیک اپ کرا لو تاکہ دل میں کوئی وسوسہ نہ رہے۔ نیہا نے طوفان کھڑا کر دیا، تمہیں شک ہے مجھ پر؟ تمہیں لگتا ہے میں ناقص ہوں؟ اسی رات نیہا کے والد نے حسنین کو بلا کر کہا، یاد رکھو نیہا ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اگر تم نے اسے دکھی کیا تو یہ ساری جائیداد تمہیں چھیننے میں ہمیں دیر نہیں لگے گی۔ میں نے حسنین کو وہاں دکھی دیکھا، وہ دنوں غائب رہا، آفس میں لگا رہا، گھر آتا بھی تو سیدھا کمرے میں چلا جاتا، بات کرنا بند کر دی تھی۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے میرے پاس آیا، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ ابا ڈاکٹر کی فائنل رپورٹ ہے، نیہا کے چیک اپ کے لیے میں نے ایک بہانے سے لے جا کر ٹیسٹ کروا دیے تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا رپورٹ کہتی ہے؟ ابا ڈاکٹر نے صاف کہا ہے نیہا کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ میں نے حسنین کی طرف دیکھا، وہ خائی نظروں سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ بیٹا تم نے نیہا سے بات کی؟ نہیں ابا ابھی نہیں، میں جانتا ہوں وہ سنے گی نہیں، الٹا مجھے مجرم ٹھہرائے گی۔ اگلے دن نیہا کو رپورٹ ملی، کس طرح ملی، کیسے اس کے ہاتھ لگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن جیسے اسے پتہ چلا اس نے کمرے میں ہنگامہ کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ڈاکٹروں کی چال ہے، تم دونوں باپ بیٹا چاہتے ہو کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں؟ حسنین خاموش کھڑا رہا۔ نیہا بولتی رہی، وہ روتی چیختی اور خود کو مظلوم ظاہر کرتی۔ مجھے اولاد نہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیا میں نے تمہیں کبھی کچھ کم دیا؟ میں نے کہا، بیٹی بات قصور کی نہیں، حقیقت کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو، لیکن اگر اللہ کی مرضی یہ ہے تو ہم کب تک آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں؟ نیہا نے غصے میں کہا، اگر کسی نے اس موضوع پر دوبارہ بات کی تو میں یہ گھر، یہ رشتہ سب چھوڑ دوں گی۔ اس رات گھر میں مکمل خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی تھی۔ میں نے سوچا، کیا عمارت واقعی انسان کو اتنا خود پسند بنا دیتی ہے کہ وہ سچ سے بھی انکار کر دے؟ اگلی صبح حسنین میرے پاس آیا، ابا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو سب کچھ کھو دوں گا، کاروبار، گھر، نام، اور اگر نہ چھوڑوں تو میری زندگی یوں ہی خالی گزر جائے گی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا کبھی کبھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن سچ کے باہر زندگی صرف تماشا ہے۔ اب اس تماشے میں ہم سب کردار بن چکے تھے، اور سچ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں کوئی بھی خود کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن کی خاموشی کے بعد دل میں عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کچھ دن کے لیے گاؤں چلا جاؤں، شاید ماحول بدلے، دماغ کو کچھ سکون ملے اور پرانے چہروں سے مل کر دل ہلکا ہو جائے۔ ویسے بھی 8 سال بعد واپسی تھی۔ صبح سویرے نکلا، گاڑی خود چلائی، راستے بھر یادیں ذہن میں گردش کرتی رہی۔ جب گاؤں پہنچا تو منظر بدل چکا تھا، لیکن لوگ وہی تھے۔ میرے پرانے محلے میں داخل ہوتے ہی بچوں کا ہجوم گاڑی کے گرد جمع ہو گیا۔ ارے طفیل چاچا واپس آ گئے، کسی نے خوشی سے آواز لگائی۔ کچھ بزرگ ملنے آئے، حال چال پوچھا۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، سنا ہے شہر میں بہت امیر ہو گئے ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، امیری تو اللہ کی ہوتی ہے بھائی، باقی سب اللہ کی دین ہے۔ شام تک خبریں پھیل چکی تھیں کہ طفیل واپس آیا ہے اور شہر میں کوٹھی میں رہتا ہے۔ لوگ تعریف کرتے، کچھ حسد سے دیکھتے، کچھ عزت سے۔
मैं सब कुछ सुनता बस सर हिलाता। दूसरे दिन अपने चचा भाई के घर गया। उनसे बरसों बाद मुलाकात हो रही थी। उनकी हालत बहुत मुख्तलिफ थी। घर बहुत सीधा, सामान पुराना, मगर चेहरों पर सुकून था। बैठक में बैठा ही था कि दो लड़कियां किताबें लेकर अंदर आई। उनमें से एक 15-16 साल लड़की कुछ ज़्यादा ही खामोश सी थी। वो बैठ गई, नज़रें झुकी हुई थी। मैंने पूछा, ये कौन बच्ची है? भाभी ने बताया, ये हमारी हमसाई की निवासी है। नाम है आमना। बचपन में वालिदैन का इंतकाल हो गया। इसकी नानी पाल रही है। बड़ी नेक और साबिर बच्ची है। मैंने गौर से देखा। वाकई बच्ची में कुछ खास बात थी। सादा, खामोश, मगर चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। ना कोई आराइश, ना मसनूईपन। दिल को छू गए। मैंने सवाल किया, पढ़ाई कर रही है? जी, 8वीं क्लास में है। अगले दिन मैं उनके घर से निकलने लगा तो दरवाजे पर आमना अपनी नानी के साथ बैठी थी। नानी ने कहा, बेटा तुफैल, दुआएं देती हूँ, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। मैंने दिल में सोचा, यही लोग असल ख़जाना है। लेकिन साथ ही कहीं अंदर से ख्याल उभरा, यही बच्ची जो लावारिस से अगर। मैंने फ़ौरन झटक दिया। शाम को अकेला बैठा था तो वही ख्याल दोबारा जहन में आया। अगर हसनैन उस लड़की से निकाह कर ले तो शायद हमारा मसला हल हो जाए। यतीम बच्ची है, सीधी सादी, किसी किस्म की ज़िद या तकाजा नहीं करेगी, और सबसे बढ़कर शायद हमें औलाद का वारिस भी मिल जाए। मैंने अगली सुबह खुद को आमादा किया कि यह सिर्फ एक नेक इरादा है। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीयत साफ है और यतीम बच्ची की ज़िंदगी भी संवर सकती है। दोपहर को दोबारा भाई के घर गया। बातों बातों में भाभी से कहा, आपकी हमसाई की नवासी बड़ी माकूल बच्ची लगती है। अगर कहीं अच्छा रिश्ता मिला हो तो मेरे पास एक तजवीज़ है। भाभी चौंक गई। रिश्ता आपके लिए? मैंने कहा, नहीं, मेरे बेटे के लिए। वो तो पहले से शादीशुदा है ना? मैंने लम्हे भर का तवक्कुफ किया, फिर कहा, जी, लेकिन बात यह है कि वहाँ औलाद की कोई उम्मीद नहीं, और हमारा हसनैन इस वक्त बहुत परेशान है। भाभी खामोश हो गई, फिर बोली, लड़की यतीम है, नानी की उम्मीदों का सहारा है। अगर आप संजीदा हैं तो बात करें। मैंने हामी भर ली और दूसरे दिन आमना की नानी के घर गया। एक सादा सी बैठक, एक पुरानी चरपाई और 2 कप चाय। मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं अपने बेटे हसनैन के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। वो तालीम याफ्ता है, शहर में काम करता है और नेक दिल है। नानी की आंखों में खुशी झलकी। बहुत बड़ी बात है तो फैल भाई, बच्चे की किस्मत बदल जाएगी। मैंने अंदर ही अंदर एक सरदा भरी। किस्मत बदलने की बात तो की, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे बेटे की पहली शादी हो चुकी है। मैंने सोचा ये सच में बाद में संभाल लेंगे। फ़िलहाल तो मकसद सिर्फ एक है, एक वारिस, एक नस्ल का तसलसल। शाम को जब वापस आए तो हसनैन से फ़ोन पर बात की। अब्बा, सब खैरियत? बेटा, एक बात कहनी है, लेकिन सब्र से सुनना। मैंने सारी बात बताई। वो खामोश हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अब्बा? ये तो बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है। तुम खुद फैसला करो। हसनैन ने कहा, अब्बा, नेहा नहीं मानेगी। मैंने आहिस्ता से कहा, बेटा, अगर तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ चाहते हो तो फैसला तुम्हें ही करना होगा। फ़ोन बंद होने के बाद मैं बैठा देर तक सोचता रहा। आमना की आंखें बार बार नज़रों के सामने आती रहीं। वो मासूमियत, वो खामोशी, और मेरे दिल के अंदर वो ख्वाहिश, एक वारिस की जो मेरे नाम को आगे ले जाए। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं था, ये एक फ़ैसला था, और अब वापस जाकर मुझे वो फ़ैसला हकीकत में बदलना था। गांव से वापसी के बाद मैं सीधा हसनैन के कमरे में गया। वो मेज़ पर झुका कुछ फ़ाइलों पर काम कर रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कहा, बेटा, वो लड़की आमना जिसका जिक्र मैंने किया था, मैं उसका रिश्ता ले आया हूँ। हसनैन ने फ़ाइल बंद की, सर उठाया। अब्बा, आप इतने आगे चले गए। मैंने तो भी हाँ भी नहीं की। मैंने कोई फ़ैसला नहीं सुना, सिर्फ बात की है। तुम्हें फ़ैसला करना है। वो खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद बोला, अगर मैं हाँ कर भी लूँ तो नेहा का क्या? वो नहीं मानेगी। मैंने कहा, नेहा को तुम समझाओ। अगर उससे औलाद का शौक़ नहीं तो कम अज़ कम तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत तो माने। 2 दिन बाद नेहा को कुछ शक हुआ। उसने सीधा सवाल कर दिया, हसनैन, क्या तुम किसी और से शादी करने का सोच रहे हो? हसनैन चौंका। तुम्हें कैसे पता चला?
अब्बा की बातों से अंदाज़ा हुआ। हसनैन ने सब साफ बता दिया कि एक यतीम लड़की है, हम सिर्फ औलाद के लिए निकाह करना चाहते हैं और उस निकाह का तुम्हारे मकाम पर कोई असर नहीं होगा। नेहा ने कहका लगाया, तुम मुझे ये कहने आए हो कि मेरी जगह कायम रहेगी और तुम किसी और से शादी करोगे? नेहा, मैं सिर्फ एक बच्चा चाहता हूँ। तुम भी तो चाहती थी कि हम अडॉप्शन का सोचें। अडॉप्शन और दूसरी शादी एक जैसी बातें नहीं हैं हसनैन, वो गुस्से से बोली। 2 दिन बहस चलती रही और आखिरकार नेहा ने एक अजीब पेशकश की। ठीक है, तुम शादी कर लो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? उस लड़की से सिर्फ ये बच्चा लोगे, निकाह के बाद जैसे ही बच्चा हो उसे तलाक दोगे और ये बात तहरीरी होगी, कानूनी। हसनैन हिचकिचाया, तुम मुझसे वादे का कागज़ मांग रहे हो? ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ है ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुम मेरी मलकियत हो। उसी शाम वकील घर आया। एक कानूनी दस्तावेज तैयार हुए। उसमें लिखा था कि हसनैन दूसरी शादी के बाद पहली औलाद के फ़ौरन बाद तलाक देगा और अगर ना दी तो नेहा को तमाम जायदाद वापस मिल जाएगी जो अब तक हसनैन के नाम की गई है। मैंने हसनैन को देखा, उसने खामोशी से कलम उठाया और साइन कर दिए। अगली सुबह मैं गांव जाने की तैयारी में था। नेहा ने मुझे आवाज़ देकर कहा, तुफैल साहब, एक बात सुन लीजिए। अगर आप उस लड़की को शहर लाने का सोच रही हैं तो वो सिर्फ सोच ही रहने दीजिएगा, वहीं गांव में रखिएगा उसे। मैंने कहा, बेटी, हमने कभी तुम्हारी हदूद नहीं तोड़ी, तुम भी हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो पलट कर चली गई। मैं गांव पहुंचा तो सीधा अपने चचाजाद भाई के घर गया। उन्हें बताया कि रिश्ता मंजूर है, हसनैन शादी के लिए तैयार है। बहन ने खुश होकर कहा, अल्लाह ने आमना की सुन ली। मैंने बातों बातों में ये कह दिया कि हसनैन शहर में बड़ा कारोबार करता है और वो उस रिश्ते को मुकम्मल इज्जत देगा। और पहला रिश्ता? भाई ने एहतियात से पूछा। मैंने थोड़ा सा झूठ बोल दिया। पहली बीवी से बाकायदा रजामंदी से निकाह सानी हो रहा है। मसला सिर्फ औलाद का है। आन्ना की नानी को जब रिश्ता बताया तो उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी नवासी का नसीब खुल गया। 2 दिन बाद निकाह की तारीख तय हो गई। सब कुछ खामोशी से मुकम्मल हो गया। इमाम साहब ने खुतबा दिया, कलमे पढ़े गए और महर की रकम लिखी गई। आमना की आंखों में खुशी थी, लेकिन वो कुछ डरी हुई भी थी। मैं जानता था कि वो नासमझी में उस रिश्ते को एक नई शुरुआत समझ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। निकाह के बाद मैंने गांव के पुराने घर की सफाई शुरू कर दी। 2 कमरों को दोबारा प्लास्टर करवाया, दरवाजे मुरम्मत कराए और एक छोटा सा बावर्ची खाना बनवाया। आमना को वहाँ ले गए। वो आहिस्ता आहिस्ता घर को अपना बनाने लगी। ये घर तो बहुत प्यारा है अब्बा जी। हाँ बेटी, बस थोड़ा पुराना है, अब तुम हो तो संवर जाएगा। शादी के दूसरे दिन हसनैन शहर वापस चला गया। मैंने आमना से कहा, बेटी, तुम घबराओ मत, हसनैन हफ्ते में आएगा, उसका काम बहुत मसरूफ़ है। उसने खामोशी से सर हिलाया। गांव में कुछ चहमगोइयाँ ज़रूर हुई कि निकाह में दावत कम क्यों थी, यह हसनैन शहर में क्यों रहता है, लेकिन हमने किसी को कुछ वजाहत नहीं दी। हफ्ते का दिन आता, हसनैन आता, शाम को घर में दाखिल होता। आमना उसका ख्याल रखती, खाना बनाती और खामोशी से खिदमत करती। एक दिन उसने हसनैन से पूछा, आप हमेशा इतने थके हुए क्यों आते हैं? हसनैन ने मुस्कुरा कर कहा, शहर का काम थकाता है और थकन तुम्हारे हाथ का खाना उतार देता है। आमना ने यह सुना तो उसके चेहरे पर रोशनी आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसके हाथ के खाने की तारीफ की थी। मेरी नज़र सब पर थी। मैं देख रहा था कि आमना खुद को मुकम्मल तौर पर उस घर का हिस्सा मान चुकी है। रोज़ सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती, दोपहर को वक्त पर खाना देती, शाम को चाय और कपड़ों की सफाई। मैंने एक दिन कहा, बेटी, तुम तो हर काम में कमाल निकाल लेती हो। अब्बा जी, आप मेरे वालिद जैसे हैं। मैंने नानी से सीखा है कि बड़ों की खिदमत से दिल साफ रहता है। उसकी ज़ुबान में शिकवा नहीं था, बस शुक्र था। दूसरी तरफ हसनैन कुछ बदला बदला सा था। पहले हफ्ते वो आकर सिर्फ 2 दिन रुक कर जाता था, अब 3 दिन रुकने लगा। इतवार की शाम जाने के बजाय पीर की सुबह वापस जाता। मैंने कहा, बेटा, नेहा को शक तो नहीं होता? नहीं अब्बा, मैं उसे कह देता हूँ कि ऑफिस का काम है। एक दिन हसनैन और आमना सेहन बैठे थे। मैं अंदर से उनकी बातें सुन रहा था। हसनैन, आपको कभी मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने की ख्वाहिश हुई? बताओ आमना, तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ।
मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए। नानी ने पाला, स्कूल भेजा, लेकिन गुर्बत ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। जब आपका रिश्ता आया तो मैंने सोचा शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हसनैन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ज़िंदगी हर किसी को पूरी नहीं मिलती आमना। तुमने जो बर्दाश्त किया है वो काबिल कदर है। मैं ये बातें सुनकर चौंका, क्योंकि हसनैन की आवाज़ में नरमी थी जो पहले सिर्फ नेहा के लिए महसूस होती थी। एक और दिन आमना ने मेरी पुरानी कमीज़ सी कर दी। अब्बा जी, ये सिलाई करती है, आपकी कमीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी चल सकती है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी, तुमने तो जैसे इस घर में जान डाल दी है। ये घर मेरा है अब्बा जी, और आप मेरे अपने हैं। उन अल्फाज में सच्चाई थी और यही बात मुझे परेशान कर गई। मैं जानता था कि वो इस रिश्ते को मुकम्मल समझ रही है। वो एक मुआहिदा है, एक झूठ है। अगले हफ्ते जब हसनैन आया तो मैंने रात को उसे बाहर बुलाया। बेटा, कहीं तुम आमना के साथ ज़्यादा मुंसलिक तो नहीं हो रहे? अब्बा, वो बहुत अच्छी है, मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता। याद है ना तुमने क्या साइन किया है? याद है अब्बा, लेकिन दिल कमज़ोर पड़ता है। वो बेहद मासूम है। बेटा, जज्बात के वक्त वादे नहीं बदला करते। आमना को उसका सच अभी नहीं मालूम। जब वक्त आएगा तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। वो खामोश हो गया, जवाब नहीं दिया, बस गर्दन झुका ली। आमना उन बातों से बेखबर घर के कामों में मगन थी। सेहन में ठंडा पानी रखती, शाम को आंगन में लालटेन जलाकर बैठती, हसनैन के लिए रज़ाई तैयार रखती। वो रोज़ कुछ ना कुछ नया करती, जैसे हर दिन उस रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर रही हो। एक दिन गांव की खमसाई आई। बहू बहुत खुश अखलाक है, अल्लाह सलामत रखे, तेरे घर की रौनक बन गई है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, बस अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। दिल में एक आंटा चुभता रहा। ये निकाह जो वादे के साथ हुआ था अब धोखे की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, और मैं उस धोखे का बानी था। शादी को 5 महीने गुजर चुके थे कि एक दिन आमना ने सुबह मेरे सामने आकर कहा, अब्बा जी, मुझे कुछ दिनों से चक्कर आ रहे हैं, भूख भी कम हो गई है। मैंने उसे गौर से देखा। बेटी, ये तो तबीयत का मामला लगता है, चलो डॉक्टर को दिखा लाते हैं। हम दोनों गांव के छोटे से क्लिनिक गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ टेस्ट तजवीज़ किए। अगले दिन रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, बेटी माँ बनने वाली है। मेरे दिल में जैसे घंटियाँ बजने लगी। मैंने आमना की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठी थी, चेहरे पर हैरानी, शर्म और खुशी का मिला जुला तासुर। बेटी, ये तो अल्लाह का इनाम है, तुमने तो जैसे हमारे घर में रोशनी भरती है। शाम को मैंने हसनैन को फ़ोन किया। बेटा, अल्लाह ने सुन ली, आमना उम्मीद से है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हसनैन की आवाज़ आई, वाकई अब्बा, आपको यकीन है? डॉक्टर की रिपोर्ट सामने है, मैं इस हफ्ते आ रहा हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ बदला बदला था, जैसे खुशी और उलझन साथ साथ चल रही हो। हसनैन हफ्ते की शाम आया। आमना ने दरवाज़ा खोला, खामोशी से सलाम किया। हसनैन ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, थकन हो जाती है, लेकिन अब्बा जी ख्याल रखते हैं। मैंने कहा, बेटा, वक्त का हर लम्हा कीमती है, अब हमें आगे की तैयारी करनी होगी। अगले दिन हसनैन ने शहर वापसी से पहले एक फ़ोन नेहा को किया। नेहा, आमना उम्मीद से है। नेहा की आवाज़ सर थी, मुझे कोई खुशी नहीं है। याद रखो, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम्हें तलाक देना होगी, वरना जो तुमने साइन किया था वो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। मुझे याद है नेहा, और याद रखो, अगर तुम उस औरत के करीब गए तो ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। फ़ोन बंद होते ही हसनैन कुछ लम्हे के लिए खामोश बैठा रहा, फिर उठकर चला गया। महीने गुजरते गए, आमना की तबीयत बदलती गई, कभी चक्कर, कभी थकन, कभी सर दर्द। मैं उसे आराम करने को कहता मगर वो जिद करती, अब्बा जी, मैं घर का काम करने से खुश रहती हूँ। मैंने भी उसे कभी रोकने की कोशिश न की, बस उसकी ज़रूरत का ख्याल रखता रहा। 8वें महीने में हसनैन आने लगा हर हफ्ते। उसका रवैया कुछ बदला हुआ था। वो बामना से थोड़ी देर बात करता, उसकी तबीयत के बारे में पूछता, दवा खुद ले आता। मैंने कहा, बेटा, कहीं तुम भूल न जाओ कि तुमने क्या वादा किया था। वो बोला, अब्बा मैं जानता हूँ, बस थोड़ा वक्त दे रहा हूँ। 9वें महीने की पहली तारीख थी जब आमना को दर्द उठा। मैंने फौरी तौर पर हसनैन को फ़ोन किया, बेटा फौरी आ जाओ, आमना को अस्पताल ले जा रहे हैं। हमने उसे करीबी शहर के अस्पताल मुंतकिल किया।
हसनैन शहर से आकर वहीं पहुंचा। पूरी रात अस्पताल के बाहर गुजारना पड़ी। सुबह 4 बजे नर्स ने आकर बताया, बेटे की विलादत हुई है। मैंने हसनैन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी की एक अजीब झलक थी, जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। अब्बा, मैं उसे देख सकता हूँ? बेटा अभी नहीं, कुछ देर बाद। तुम बैठो। आमना को कमरे में शिफ्ट किया गया। हसनैन और मैं अंदर गए। आमना ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, अब्बा जी देखिए कैसा है। मैंने बच्चे को उठाकर देखा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा है हसनैन। हसनैन ने बच्चा लिया, चूम कर आमना को दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। आमना की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ आप दोनों की दुआओं का नतीजा है। चंद घंटे बाद हसनैन ने मुझसे कहा, अब्बा वो कागज़ कहाँ है? मैंने खामोशी से फाइल निकाल कर दी। उसमें वो तलाक के पेपर्स थे जो नेहा की शर्त पर तैयार किए गए थे। हसनैन ने साइन किए, फिर नर्स से कहा, इसे बाहर ले जाओ, कुछ देर बाद में बात करता हूँ। नर्स बच्चा ले गई। हसनैन ने आमना के बिस्तर के करीब जाकर पेपर्स उसके हाथ में रख दिए। ये तुम्हारे लिए है। आमना ने कमज़ोरी में हाथ बढ़ाकर पेपर्स लिए, आंखों से पढ़े, चेहरे पर हैरत, आंखों में सवाल। ये क्या है? ये तलाक है। मैं वादे के मुताबिक तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। आमना की ज़ुबान बंद हो गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं सिर्फ औलाद चाहता था। अब वो मिल गए। लेकिन मैंने आपसे मोहब्बत की और आपने। उससे आगे वो बोल न पाए। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। आमना ने मेरी तरफ देखा। अब्बा जी, आप भी जानते थे? मैंने नजरें चुराई। हमने वही किया जो वक्त ने हमसे मांगा। मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। उसकी आवाज़ रुके रुके से थी। हसनैन ने बच्चा गोद में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आमना ने सिर्फ एक फिक्र कहा, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं और कुछ नहीं मांगती। हसनैन रुका, फिर बोला, ये बच्चा हमारा मुस्तकबिल है और वो अब हमारे साथ जाएगा। मैंने हसनैन का बाजू थामा। चलो बेटा, बात ख़त्म हो गई। हम दोनों अस्पताल से निकले तो सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन मेरे दिल पर जैसे धुआं छाया हुआ था। हसनैन ने बच्चे को अपनी बाहों में ले रखा था और मैं उसके साथ गाड़ी के पिछली नशेज़ पर बैठा था। ड्राइवर सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था, लेकिन मेरे कानों में अस्पताल में होने वाली आखिरी गुफ्तगू की बाज़गश्त गूंज रही थी। आमना की वो झुकी हुई नजरें, उसके हाथ जो बच्चे की तरफ बढ़ रहे थे, वो सिसकियाँ सब एक बोझ बनकर मेरे सीने पर बैठ गई थी। अब्बा जी, ये बच्चा मुझे देते, मैं और कुछ नहीं मांगती। उसके अल्फाज अब भी कानों में थे। गाड़ी कुछ दूर चली ही थी कि हसनैन ने कहा, अब्बा क्या आपको लगता है हमने दुरुस्त किया? मैंने जवाब देने से पहले खिड़की के बाहर झांका। धुंधले मनाजर, दरख्त, खेत, सब कुछ एक सवाल बनकर मेरे सामने आ रहा था। बेटा, हमने जो किया वो मजबूरी थी। नेहा ने जो शर्त रखी थी, वो ना मानते तुम सब कुछ खो देते। लेकिन अब्बा, आमना ने हमें क्या दिया? उसने हमें वो दिया जो नेहा नहीं दे सकती थी, और बदले में मैंने बात काट दी। बस बेटा, अब पीछे मत देखो। हमने उसे वही दिया जो उस जैसी लड़कियों को मिलता है, एक छत, एक तहफ़्फ़ुज़। वो बच्ची लावारिस थी, अब उसका घर है। हम शाम तक शहर पहुंचे। नेहा को पहले ही इत्तला दे दी गई थी कि बच्चा हो गया है और हम लेकर आ रहे हैं। जब हम कोठी पहुंचे तो नेहा गेट पर खड़ी थी। बच्चा देखते उसने मुस्कुराकर बाहें फैला दी। यही है हमारा बेटा? हसनैन ने बच्चा उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ नेहा, ये हमारा बेटा है। अच्छी बात है। अब उम्मीद है कि तुम्हारा ध्यान मुकम्मल तौर पर हमारे घर पर होगा। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। नौकरों ने मेरे बैग लिए और कमरे की तरफ चल दिए। हसनैन और नेहा बच्चे के साथ ऊपर चले गए। मैं बैठक में बैठा और अचानक जिससे पूरा मंजर आंखों के सामने आ गया। अस्पताल का कमरा, आमना का सवाल, उसकी आंखों में बेयकीनी, उसकी सिसकियाँ। अगली सुबह हसनैन मेरे पास आया। अब्बा, नेहा कह रही है कि बच्चा अब सिर्फ उसका है। वो चाहती है कि आमना का नाम भी न लिया जाए। मैंने गहरी सांस ली। यही तय था ना, वही किया हमने। लेकिन अब्बा, क्या हमें एक बार जाकर आमना से मिलने ही नहीं चाहिए? नहीं बेटा, अब वो सब माजी है, उसे भूल जा। 2 दिन बाद गांव से भाई का फ़ोन आया। तो फैल, यहाँ कुछ लोग तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। अस्पताल के बाहर आमना को रोते देखा। वो कह रही थी कि तुम और हसनैन उसका बच्चा छीन कर ले गए। मैंने बेचैनी से फ़ोन बंद किया और कुछ लम्हे सोचता रहा।
दोपहर को हसनैन आया और बोला, अब्बा, आमना ने मेरे पुराने नंबर पर मैसेज किया है कि अगर बच्चा वापस न लाया तो वो थाने जाएगी। मैंने कहा, चुप रहो, वो कहाँ जाएगी? एक यतीम बच्ची, ना माँ बाप, ना कोई पैसा, न ताकत। हमने उसे सब कुछ दिया है। अब्बा, लेकिन वो खामोश नहीं रहेगी, तो उसे खामोश कर दो, उसे वही घर दे दो जो हमने छोड़ा था। शाम को मैंने आमना को फ़ोन किया, बेटी, तुम्हें सब पता है हमने ये सब क्यों किया। अब तुम्हें सुकून से वही घर दिया जा रहा है, तुम वहाँ रहो, जिंदगी शुरू करो, तुम्हारा बेटा महफूज है। अब्बा जी, मेरा बेटा, क्या मैं सिर्फ एक जरिया थी? बेटी तुम्हें इज्जत दी, छत दी, खाना दिया, और वो भी कुछ कम नहीं होता। मेरे दिल में जो उम्मीद थी वो क्या थी? मैंने तो उसे गोद में भी पूरा दिन नहीं रखा। आप लोग वापस आ गए जैसे मैं कुछ थी ही नहीं। खामोश रहना ही तुम्हारे हाथ में बेहतर है। हम तुम्हें वो घर दे रहे हैं, रहो और शुक्र करो। काल बंद हो गई। मैं जानता था कि आमना को उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 3 दिन बाद गांव के किसी शख्स ने इत्तला दी कि आमना उसे पुराने घर में वापस आ गई है। दिन भर चुप रहती है, बच्चे की पुरानी तस्वीरें देखती है और रात को दीवारों से बातें करती है। शहर में नेहा का रवैया वैसा ही रहा। अब वो हसनैन को मुकम्मल कंट्रोल में रखती थी। बच्चा उसके आसपास ही होता और वो उससे किसी कीमत पर आमना का जिक्र भी नहीं सुनने देती थी। एक दिन हसनैन मेरे पास आकर बोला, अब्बा, आपने आमना को जो कुछ कहा वो ठीक तो है, लेकिन मैं अंदर से बेचैन हूँ। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा, और अगर ना हुआ तो हम उसे सच मान लेंगे। हमने बच्चा हासिल कर लिया था, एक माँ को, एक बीवी को और एक औरत को कुर्बानी बनाकर। वक्त रुकता नहीं, बस चुपके चुपके सब कुछ बदल देता है। बच्चा जिसके लिए इतना कुछ किया गया था अब 8 साल का हो चुका था। हसन, जी हाँ, हमने उसका नाम हसन रखा था। नेहा ने खुद तजवीज़ किया था कि वो नाम ऐसा हो जो हसनैन से मिलता जुलता हो, ताकि उसकी पहचान हम दोनों से जुड़ी रहे। शुरू में तो नेहा के रवैये में कुछ सर्दपन था, लेकिन बच्चे की मासूमियत ने जल्दी उसे पिघला दिया। दिन गुजरते गए और हसन उसके इर्द गिर्द परवान चढ़ने लगा। मुझे देखकर हसन मुस्कुरा देता, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट में वो जोश नहीं था जो एक दादा से वाबस्ता होती है। मैं अक्सर उसे कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश करता, लेकिन चंद मिनट बाद नेहा की आवाज़ आ जाती, बाबा, हसन का होमवर्क है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। कमरे से बाहर आकर मैं खुद को कमज़ोर महसूस करता। कोठी की हर चीज़ मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन मेरा वजूद बस दीवारों तक महदूद हो चुका था। एक दिन जब मैंने हसन के लिए पुरानी लकड़ी से खिलौना बनाया तो वो बहुत खुश हुआ। दादा अब्बू, आपने ये खुद बनाया? हाँ बेटा, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं स्कूल लेकर जाऊंगा। लेकिन अगले दिन नेहा ने वो खिलौना फेंक दिया। इस गंदे लकड़ी के टुकड़े से खेलने की इजाज़त नहीं है, हम इसे सब कुछ बेहतर देना चाहते हैं, दादाजी के जज्बाती तोहफे नहीं। हसन चुप हो गया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हसनैन ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। अब्बा, वो ठीक कह रही है, बच्चे को साफ सुथरा माहौल देना चाहिए। रफ्ता रफ्ता मेरी हैसियत उस घर में एक बेआवाज़ साए जैसे हो गई। खाने की मेज़ पर जगह थी, मगर गुफ्तगू में नहीं। दिन में चाय आ जाती, लेकिन साथ कोई बैठता नहीं। मैं सिर्फ तमाशाई था जो 8 साल से ये तमाशा देख रहा था। एक दिन नेहा ने हसनैन को कहा, मुझे लगता है आपके अब्बा को गांव चले जाना चाहिए, इस उम्र में गांव की हवा अच्छी लगती है। हसनैन ने जवाब दिया, अब्बा को यहाँ रहने की आदत हो चुकी है नेहा, आदतें बदली जा सकती हैं। मुझे उनकी खांसी की आवाज़ से नींद नहीं आती। वो पुराने ख्यालों वाले इंसान है। हसन पर असर पड़ रहा है। मैं पास ही बैठा था। पहली बार नहीं था कि वो मेरे बारे में इस तरह बोली, लेकिन इस बार हसनैन ने खामोशी से सर हिलाया। अगली सुबह नाश्ते पर हसनैन मेरे पास आया। अब्बा, अगर आप गांव जाना चाहे तो मैं गाड़ी का बंदोबस्त कर देता हूँ, थोड़ा वक्त बदल जाएगा, वहाँ सुकून भी है। बेटा, क्या तुम ये फैसला खुद से ले रही हो या किसी के कहने पर? उसने नजरें चुराई। अब्बा, यहाँ सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन शायद जगह की कमी हो गई है। मैंने चाय का कप रखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। उसी शाम मैंने अपना पुराना बैग तैयार किया, कपड़े, कुछ तस्वीर और चंद कागजात रखे। हसन मेरे पास आया। दादा अब्बू, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, थोड़े दिन गांव जा रहा हूँ, तुम ख्याल रखना है सबका। मैं भी आऊँगा कभी। मैंने उसे गले लगाया। ज़रूर, जब तुम चाहो।
दरवाजे से निकलते वक्त नेहा सामने आए। आपको कोई चीज़ चाहिए तो बता दे, हम भिजवा देंगे। नहीं बेटे, तुमने काफ़ी कुछ दिया, अब कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी में बैठकर मैं शहर से निकल गया। रास्ते भर खामोशी रही। ड्राइवर ने 2 बार पूछा, चाचा जी कुछ सुनाए? नहीं बेटा, आज दिल नहीं कर रहा। सुबह का वक्त था, लेकिन गांव के माहौल में गैर मामूली सी हलचल थी। मैं दरवाजे पर बैठा अपने पुराने घर के सेहन को तक रहा था जब बाहर शोर सा सुनाई दिया। गली में लोग इकट्ठे हो रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई फाइल लिए दौड़ रहा था। एक लड़का मेरे घर के सामने रुका और बोला, चाचा जी आपको पता है आज हमारी तहसील में बड़ी अफसर आ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिबा पूरे इलाके के मसाइल सुनेंगी, लोगों के केस फाइनल होंगे। मैंने सर हिला दिया, लेकिन अंदर से कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। दोपहर तक सारा गांव चौक के पास इकट्ठा हो चुका था। पर्दे लगे थे, कुर्सियां बिछ चुकी थीं और एक मेज़ पर सरकारी फाइलें रखी हुई थी। मैं कुछ दूर से देख रहा था। तभी किसी ने आकर कहा, चाचा जी आपकी बहू के साइन चाहिए, ये ज़मीन वाला कागज़ मुकम्मल होना है। मेरी बहू? कौन सी बहू? मैंने हैरानी से पूछा। आमना बीबी, वही डिप्टी कमिश्नर साहिबा, आपको नहीं पता? मेरे कदम साकत हो गए, जुबान खुश्क हो गई। वही आमना जिसे हमने माँ बनने के बाद उसका बच्चा छीनकर तलाक दे दी थी, आज इस मकाम पर थी। डिप्टी कमिश्नर? मैंने चौकीदार से पूछा। वो अंदर है? जी। सबसे पहले गरीबों की दरख्वास्तें सुन रही हैं, फिर अमीरों की, और आपको देखकर कह चुकी हैं कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक कदम अंदर की तरफ बढ़ने लगे। दरवाज़ा खुला था। अंदर दाखिल होते ही वो मंजर सामने आया जो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा सख्त था। सामने मेज़ पर आमना बैठी थी, सादा लिबास, बाल बंधे हुए, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे में कलम। 2 पुलिस वाले दोनों इतराफ खड़े थे और कई सरकारी एहलकार खामोशी से फाइलें बढ़ा रहे थे। मैं आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे वो फाइल पढ़ती रही, फिर नज़रें उठाकर देखा। हम दोनों की नज़रें मिली और वक्त एक पल को जैसे थम गया। मैंने धीरे से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। आमना ने कलम रखा, कुर्सी से उठी, आहिस्तगी से बोली, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं तुफैल साहब। मैंने कदमों में बैठते हुए कहा, हमने तुमसे सब कुछ छीन लिया था, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा हक। उसने मुझे बाजू से उठाया। आप मेरे शौहर के वालिद हैं। मेरी माँ ने सिखाया था बड़ों को ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए। मैंने आंखों में आंसू दिए कहा, बेटी तुमने जो कुछ किया है वो शायद हम कभी न कर सकते। तुमने सब कुछ खोकर भी खुद को संवार लिया। जब सब कुछ छिन जाए तो आदमी के पास सिर्फ एक रास्ता होता है, या तो खुद को मिटा दे या दोबारा खुद को बना ले। तुमने कैसे? मेरे पास कुछ नहीं था, बच्चा भी छिन गया, घर भी गया, नानी भी रुखसत हो गई। मैंने फैसला किया कि जो दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ गई, मैं इस दुनिया में अपने लिए जगह बनाऊंगी। स्कॉलरशिप मिली, पढ़ाई मुकम्मल की, CSS किया और फिर मैं यहाँ तक आ गई। मैंने हैरत से कहा, तो हसन जानता है तुम उसकी माँ हो? हाँ जानता है, मैं अक्सर मिलती रहती हूँ। उसने कभी सवाल नहीं किया, मैंने कभी हकीकत छुपाई नहीं। उसने तुम्हें पहचाना? वक्त ने पहचान करवा दी, रिश्ता बताना नहीं पड़ा। वो जानता है कि उसकी माँ कौन है। मैं खामोश हो गया। कुछ देर बाद मैंने कहा, अब तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस इतना कि आप जैसे लोग आइंदा किसी की ज़िंदगी को मिट्टी में न मिलाएं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन सबको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी। शर्मिंदगी से कुछ नहीं होता, सिर्फ शऊर से होता है, और वो शायद देर से आता है। उसने अपनी टीम को इशारा किया कि बकिया कागजात मुकम्मल किए जाए, फिर मेरी तरफ मुड़कर कहा, ये घर आपका था, आपका ही रहेगा। अगर चाहे तो यहाँ रह सकते हैं या मेरे साथ शहर चलें, मेरे घर में आपके लिए जगह है। मैंने कहा, यही रहना बेहतर है, शायद वक्त के कुछ पुराने हिसाब यहाँ चुका सकूं। वो खामोशी से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई, कलम हाथ में लिया और नई फाइल खोल ली। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक सुकून था जो सिर्फ उनको नसीब होता है जो अपनी जंग खुद लड़ते हैं। चंद दिन गुजरे, मैं गाँव में ही रहा, पुराने घर में जहाँ कभी आमना मेरे लिए नाश्ता तैयार किया करती थी। अब वही सेहन खानी था, लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। लोग पहले मुझे रश के निगाह से देखते थे, अब एहतराम से मिलते थे। शायद इसलिए कि मैं आमना का ससुर था।
आमना हर हफ्ते दफ्तर के काम के लिए गांव आती और हर बार चुपचाप मेरी खैरियत मालूम कर जाती। कभी कभी कोई नौकर मेरे लिए दवा या खाने का सामान लिया था और साथ ये पैगाम भी, बेबी साहिबा ने भेजा है। मैंने उस रोज़ खुद उसे फ़ोन किया। बेटी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए टुफैल साहब, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये जानना है कि तुमने कैसे सब कुछ अकेले सहकर यह मकाम पाया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, कल शाम मेरे दफ्तर आ जाइए, मैं वक्त निकाल लूँगी। अगले दिन मैं मुकर्ररा वक्त पर उसके ऑफिस पहुंचा। वो फाइलों के दरमियान बैठी थी, जैसे मामूल की मसरूफियत में डूबी हो। मुझे देखकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठे। मैं बैठ गया। उसने अपनी फाइल बंद की और कहा, आपने पूछा था ना कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? सुन लीजिए। शादी के बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। बच्चे के पैदाइश के बाद आपने और हसनैन ने मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया। मैं गांव वापस आई। नानी का इंतकाल हो गया और मैं उस पुराने घर में अकेली रह गई। मेरे पास कोई ज़रिया आमदन नहीं था, लेकिन एक फ़ैसला था, खुद को किसी पर बोझ नहीं बनाना है। मैंने दोबारा तालीम शुरू की, पुराने सर्टिफिकेट निकाले, एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। मेहनत की, दिन रात एक किए। कभी रोटी के साथ पानी पिया, कभी रात बगैर खाए सोई। फिर जब CSS का नतीजा आया, मेरा नाम पहली फहरिस्त में था। तब भी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने खुद को अदारे के हवाले किया, ट्रेनिंग की और फिर पहली पोस्टिंग मिली। हर कदम पर यही सोचती रही कि जिस बच्चे को मैंने सिर्फ लम्हों के लिए गोद में लिया, कभी वो मुझे पहचानेगा या नहीं। मैं खामोश सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज़ मेरे दिल पर लिखा जा रहा हो। और वो दिन भी आया। मैं शहर गई जहाँ आप लोग रहते थे। स्कूल में हसन को देखा, एक बार नहीं कई बार। कुछ दिन बाद खुद उससे बात की। शुरू में वो मुझे आंटी समझता रहा, लेकिन जब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई तब वो खामोश हो गया। फिर एक दिन उसने खुद कहा, आप मेरी माँ हो ना? मुझे लगता है मैंने आपको पहले भी देखा है। तब मुझे लगा वक्त ने देर की, लेकिन पहचान मुकम्मल करती। मैंने आहिस्ता से कहा, और वो तुमसे मिलने आता है? हाँ, अब हर महीने आता है। कभी मेरे साथ किताबें पढ़ता है, कभी चाय पीता है। उसने कहा, अम्मी, मैं आप पर फ़ख्र करता हूँ। मेरी आंखें नम हो गई। बेटी, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो फैल साहब, बदला लेना आसान है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बचाना मुश्किल। मैंने आपसे बदला नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपके रवैये को अपनी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनाया। और अब? मैंने पूछा। अब आपका मकाम वही है जो होना चाहिए, मेरे बच्चे के दादा। अगर चाहें तो मेरे साथ शहर चलें, वहाँ रिहाइश है, या यहाँ गांव में अपने पुराने घर में रहें। हर सूरत में आपको इज्जत मिलेगी। मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं यहाँ ही रहूँगा, अब सुकून यही है। आमना ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जैसा आप चाहें, बस एक बात याद रखें, जो रिश्ता कागज से जुड़ता है वो वक्त के साथ फट जाता है। जो रिश्ता दिल से बनता है वो सदियों कायम रहता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। अब देर न करें, जो वक्त बचा है उसे अच्छे काम में लगाए। मैं गांव के लिए एक स्कूल बनवा रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसका इंतज़ाम संभाल लीजिए। मैंने खुशी से हामी भर ली। मुझे ये काम मंजूर है। आमना ने अपनी फाइल दोबारा खोली और कहा, अब मुझे जाना होगा। कुछ दरख्वास्तें बाकी हैं, लेकिन आपका दरवाज़ा हमेशा मेरे लिए खुला रहेगा। मैं दफ्तर से निकला तो सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी हो चुका था और हवा में एक ताजगी सी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल में सुकून महसूस किया। आमना ने बदला नहीं दिया, उसने बुलंदियां चुनी थी, और उन्हीं बुलंदियों में उसने हमें भी एक नई जिंदगी दी थी। वो हमारी सज़ा न बनी, हमारी इस्लाह बनी, और शायद यही सबसे बड़ा इंतकाम था। खामोशी से आगे बढ़ जाना और सबको पीछे छोड़ देना।